गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। 9th में आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं इसको। इस क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज़ के अकरेंस की पॉसिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अंदर कुछ पहले बेसिक टर्म्स हैं, मैं उनको बताता हूँ। एक सबसे पहली चीज़ आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, इवेंट। इवेंट क्या होता है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक डाई को थ्रो किया, कुछ भी किया, ठीक है, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के करने से कुछ भी अगर होता है, मतलब कोई भी आउटकम आती है उस एक्सपेरिमेंट से, वो क्या कहलाता है, एक इवेंट कहलाता है, ठीक है। इवेंट क्या चीज़ होती है, जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है या कोई एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू जो भी अकरेंस आती होती है, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट को करने से जो भी आउटकम हमें मिलती है, हर आउटकम अपने आप में क्या कहलाती है, एक इवेंट और एक घटना कहलाती है। उसके बाद जो हमारा इवेंट है, ये इवेंट दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम मेनली दो टाइप के पढ़ेंगे हम, क्या, एक तो एलिमेंट्री इवेंट, एक एलिमेंट्री इवेंट, और एक दूसरा क्या, एलिमेंट्री इवेंट्स और दूसरे कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको पता रहनी चाहिए। एक तो होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड इवेंट्स। क्या होते हैं बेटा एलिमेंट्री इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, जो इवेंट सिंगल हो, मतलब अगर आपके पास कोई कॉइन है, आपने कॉइन को टॉस किया, तो एक कॉइन को टॉस करने पर या तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड का आना या इंडिविजुअली टेल का आना, दैट इज नोन एज द एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन अगर आपने एक डाई को थ्रो किया और डाई को थ्रो करने पर आपका जो इवेंट है वो, डाई को थ्रो करने पर अगर इवन नंबर का आप अकरेंस पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब आप इवेंट किसको बोलते हैं, इवन नंबर को। तो एक डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर आपके पास क्या आएंगे, मतलब एक डाई को थ्रो करने पर अगर आपका जो इवेंट है वो अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो डाई को थ्रो करने पर क्या कह सकते हैं, 2, 4 एंड 6। तो ये क्या है बेटा, कंपाउंड इवेंट। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा इवेंट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्री इवेंट है, 3, ठीक है ना। अगर आपका जो इवेंट है उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट है, देन योर इवेंट इज नोन एज द कंपाउंड इवेंट। लेकिन अगर आपके इवेंट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्री इवेंट, एक ही इवेंट है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्री इवेंट। तो दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट्री इवेंट और एक कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट तो जैसे आपने कॉइन को टॉस किया और कॉइन को टॉस करने पर एक हेड आया या इंडिविजुअली एक टेल आया, दैट इज नोन एज द एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन अगर आपने एक डाई को थ्रो किया और रेकरेंस ऑफ एन इवन नंबर आपका एक इवेंट है, तो इवन नंबर तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। इसका मतलब हमारा जो इवेंट है करेंस ऑफ एन इवन नंबर, वो कितने एलिमेंट्री इवेंट के कॉम्बिनेशन है, 3 एलिमेंट्री इवेंट की। तो दिस इज नोन एज द कंपाउंड इवेंट। तो जब हमारा जो इवेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, या एक से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट को कंटेन करता है, दैट इज नोन एज द कंपाउंड इवेंट। और सिंगल कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को करने से, तो उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो ये आपके पास इवेंट का कंसेप्ट है कि इवेंट क्या होता है, दो टाइप के हम पढ़ते हैं, एलिमेंट्री इवेंट और दूसरा हमारा कंपाउंड इवेंट। अब देखिएगा नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना है, अभी हमने क्या पढ़ा है, इवेंट का पार्ट पढ़ा है। इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं हम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्या होती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बेटा? देखो, इफ देयर आर n events occur through a random experiment, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने से
या किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से मान लेते हैं कि n इवेंट अकर होते हैं, आउट ऑफ विच m इवेंट्स आर फेवरेबल, m events are favorable to the given event, to the event A। ठीक है ना। मैं क्या कहता हूं कि अगर टोटल n इवेंट अकर होते हैं थ्रू द रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउट ऑफ विच जिन n में से m इवेंट्स आर फेवरेबल टू द इवेंट A, उनमें से m क्या है, n में से A के फेवर में है, देन probability of A is defined as the ratio of m and n, ratio defined as the ratio m by n। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे जाते हैं। अगर आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने से टोटल n इवेंट अकर होते हैं जिनके अंदर m इवेंट्स क्या हैं, n में से हमारे इवेंट A के फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो m बाई n। तो अगर n में से m इवेंट हमारे A इवेंट के फेवर में है तो A इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ आ गया होगा। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक रेशियो की तरह डिफाइन की गई है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट टू दैट इवेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इवेंट अकर ड्यू टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका क्या मतलब होता है? एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। या रैंडम एक्सपेरिमेंट समझो आप, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? जिस एक्सपेरिमेंट की अकरेंस को आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक कोइन को टॉस करने पर हेड आएगा टेल आएगा, कोई पहले से अनुमान नहीं लगा सकता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हुज आउटकम्स या हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जिस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा, उनको लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है, उनकी आउटकम हमें पता रहती है कि उसका आउटकम्स हमें ये आएगा। ठीक है। अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हुज ए रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आप पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो आपने इसकी डेफिनेशन को क्लियर रखना है। तो किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन की गई है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केसेज विच आर फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो एक रेशियो होगी, किसका? फेवरेबल इवेंट्स का, किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के साथ। अब आप खुद देखिएगा इस कंसेप्ट को कि अगर आप यूं कहते हो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो m होते हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिव तो होंगे, नंबर ऑफ इवेंट नेगेटिव तो नहीं हो सकते। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो एक्सपेरिमेंट से आते हैं उससे क्या होंगे? या तो लेस देन या इक्वल टू। आपके जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अकर हुए हैं, ठीक है, फेवरेबल इवेंट उनसे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। फेवरेबल किस में से देखे जाएंगे? जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है उस एक्सपेरिमेंट से जितनी टोटल आउटकम्स आई हैं, हर आउटकम से एक इवेंट है, तो जो आपके एक्सपेरिमेंट से टोटल नंबर ऑफ इवेंट अकर होते हैं उन्हीं में से फेवरेबल काउंट किए जाते हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट इज ऑलवेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, योर इक्वल टू बट पॉजिटिव, मतलब जो फेवरेबल इवेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ इवेंट के इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उससे कम होंगे लेकिन पॉजिटिव होंगे। अब मैं n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अगर n से डिवाइड करता हूँ तो 0/n तो 0 हो जाएगा, यहाँ m/n लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या चीज़ है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए।
दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, 0 नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास किसी भी इवेंट की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, हाँ जीरो भी, ये फेवरेबल इवेंट क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कोई भी फेवर ना करता हो। अब आपने इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है आज के बाद। ये क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट है, नेगेटिव तो नहीं होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट को करने से जितने भी टोटल आउटकम्स आए हैं, हर आउटकम एक इवेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट अगर n है तो फेवरेबल इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं n से डिवाइड करता हूं तो 0 m/n यहाँ हो जाएगा 1, अगर n से डिवाइड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से क्या होती है, छोटी होती है। आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब दो बातें हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल टू 1 देन इवेंट ए इज नोन एज, अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है 1, देन इवेंट ए इज नोन एज श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, ठीक है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। दूसरी बात, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल टू 0, अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, देन A is known as इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और जो सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो आपने इस प्रोबेबिलिटी की ये बेसिक जो डेफिनेशन है, ठीक है, तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डिफाइन की गई है एक रेशियो के रूप में, जिस रेशियो के न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होंगे और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ इवेंट होंगे। तो फेवरेबल इवेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिवाइड 3 साइड बाई n, देन m/n इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन वी गेट द रिजल्ट कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल 0 to 1, 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है दैट इवेंट इज नोन एज द श्योर इवेंट, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है दैट इवेंट इज नोन एज द इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपने इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ये हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट देखिएगा, किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए या अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज m/n, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज m/n, ठीक है, यही होता है। अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट ए। अब ये बोलो आप, किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर m/n है तो उस इवेंट के नॉट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके एक्सपेरिमेंट से कितने इवेंट अकर हुए थे, n, इन n के अंदर कितने इवेंट है जो m के फेवर में है ना, इस a के फेवर में। देखो हमने क्या कहा था कि एक्सपेरिमेंट को करने से टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने अकर हुए हैं, n, m इवेंट इन n में से ये m इवेंट a के फेवर में है, तो नॉट फेवर में कितने रह गए, बताओ। अगर n में से m फेवर में है तो नॉट फेवर में कितने रह गए, n-m। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेज विच आर नॉट फेवरेबल टू a। बेटा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप क्या कहते हो, नंबर ऑफ केसेज विच आर फेवरेबल टू ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ केसेज विच आर नॉट फेवरेबल टू ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यही होगी ना, ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट ए नॉट फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। तो ए इवेंट के फेवर में कौन नहीं है, n-m नहीं है। अगर n इवेंट के अंदर से ए इवेंट
अगर n के अंदर से m इवेंट a को फेवर करते हैं तो n माइनस a को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर नॉट फेवरेबल टू a डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेपरेट करता हूँ तो n बाई एन माइनस m बाई एन लिख सकता हूँ, n से n कैंसिल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट a 1 माइनस वट इज m बाई एन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट a। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट a, दोनों का सम कितना होगा, 1। ठीक है, तो आपने इस कंसेप्ट को ध्यान रखना अब कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए, दोनों का सम कितना होता है, 1। इन 3 कंसेप्ट्स को अब याद रखेंगे आप, इन तीनों पॉइंट को। ठीक है, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के फेवर में जितने एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, उसका रेशियो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के साथ। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट को करने से कुछ भी होगा वो एक इवेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे इसके अंदर, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब देखो, आउटकम्स ऑफ या टोटल आउटकम्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स जब बहुत ज़्यादा बार यूज करते हैं, ठीक है, उनकी टोटल आउटकम्स को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, अब जब एक सिक्के को थ्रो किया जाएगा, ठीक है ना, जब एक सिक्के को टॉस किया जाएगा तो क्या क्या होगा। देखो, जब एक सिक्के को टॉस किया जाता है तो कितनी आउटकम्स आती हैं, या तो हेड या टेल। देखो बेटा, किसी एक्सपेरिमेंट को करने से जो आउटकम्स आती है उनको आपने लिखना सीखना है। जब एक एक्सपेरिमेंट को किया तो आउटकम क्या आएगा, या एक सिक्के को थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों को लिखा, कोमा से सेपरेट किया, करली ब्रेसेज में बंद कर देना है। ठीक है, और हमेशा इस कलेक्शन को आपने एस सेट का नाम देना है कि मेरे एक्सपेरिमेंट के करने से 2 आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल। जितनी भी आउटकम आए आप लाइन में लिखो, कॉमा से सेपरेट करो और करली ब्रेसेस से बंद कर दो। और वो जो आउटकम्स का कलेक्शन होता है या जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस सेट। इस एस सेट का नाम है सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ये क्या है, सैंपल स्पेस, मतलब ये कलेक्शन है आपके एक्सपेरिमेंट की इवेंट्स का। तो अगर आपने एक सिक्के को टॉस किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, या तो हेड या टेल, दोनों को कोमा से सेपरेट करके करली ब्रेसेस में बंद कर दिया। और उस कलेक्शन को मैं क्या नाम देता हूं, एस सेट का नाम देता हूं, जिस एस को क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब एक सिक्के को 2 बार टॉस किया जाएगा, और या आप यूं कहिए टू coins are tossed simultaneously, एक ही बात है। एक सिक्के को 2 बार टॉस करना या 2 सिक्कों को एक साथ थ्रो करना, एक ही बात है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या आएगा बेटा, अगर मैंने एक सिक्के को 2 बार टॉस किया, 2 सिक्के एक बार टॉस किया, तो क्या क्या आ सकता है। जैसे मेरे हाथ में 2 सिक्के हैं, मैंने उसको एक बार छोड़ दिया, तो नीचे की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मेरे को ये नहीं पता क्या आया है तो मैं क्या क्या सोचूंगा कि दोनों कॉइन जो नीचे गिरे हुए हैं उन दोनों पे हेड हो सकता है, उन दोनों में से एक पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है, उन दोनों नीचे गिरे हुए सिक्के पे दोनों के दोनों पे टेल हो सकता है। इन सभी को, ये सभी जो पॉसिबिलिटीज है इनको लाइन में लिखो, कोमा से सेपरेट करो और इस कलेक्शन को क्या नाम दो, एस सेट का नाम दो। तो जब एक सिक्के को 2 बार टॉस किया जाएगा या 2 सिक्के एक साथ छोड़ दिए जाएंगे, तो आपके पास एक्सपेरिमेंट में कितने, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस, जो उस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स का कलेक्शन होता है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो कितने इवेंट हो गए, 4। अब देखो 3, थर्ड, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड,
व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, जब एक सिक्के को 3 बार थ्रो किया जाएगा, और दूसरा मतलब 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक ही बात है ये, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या यूं कहो कि 3 सिक्के एक साथ छोड़ दिए जाएंगे या एक साथ टॉस कर दिए जाएंगे, तो फिर आपके पास क्या क्या आ सकता है। मेरे हाथ में 3 सिक्के थे, तीनों एक साथ छोड़ दिए मैंने, ठीक है, मेरे को नहीं पता वहाँ क्या आया है, तो मैं क्या सोचूंगा, तीनों सिक्कों के ऊपर तीनों के तीनों पे हेड आया हो, पहले 2 पे हेड तीसरे पे टेल आया हो, ठीक है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड आया हो, या पहले पे टेल बाकी दोनों पे हेड आया हो, ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो नीचे गिरे हुए तीनों सिक्के उन तीनों पे टेल आया हुआ है, पहले 2 पे टेल तीसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, या ये भी हो सकता है पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल। कितने हो गए? 8। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट का क्या है? सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या है? एक्सपेरिमेंट के उन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो वह एक्सपेरिमेंट आउटपुट के रूप में प्रोवाइड कर सकता है। तो एक सिक्के को एक बार टॉस करने का एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस है, 2 बार टॉस करेंगे तो आपके एक्सपेरिमेंट की सारी इवेंट्स का कलेक्शन है। ये अगर 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल कितनी आउटकम्स आएंगी? 8। ये कैसे लिखी जाती हैं? आप तीनों हेड लिखो, उसके बाद लास्ट वाले हेड को टेल से रिप्लेस करो, उसके बाद मिडिल वाले हेड को टेल से रिप्लेस करो, उसके बाद स्टार्टिंग वाले हेड को टेल से रिप्लेस करो, उसके बाद तीनों टेल लिखिएगा, और फिर लास्ट वाले टेल को हेड से रिप्लेस करो, फिर मिडिल वाले टेल को हेड से रिप्लेस करो, उसके बाद स्टार्टिंग वाले टेल को हेड से रिप्लेस करो। तो ये आपको तीनों पता रहनी चाहिए कि एक सिक्के को एक बार टॉस किया जाए, 2 बार टॉस किया जाता है या 3 बार टॉस किया जाता है, तो आपका एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम्स या इवेंट्स अकर होते हैं। ठीक है, ये तीनों आपने भी याद रखने हैं, लिखने आने चाहिए। किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस जितना लिखना आता है आपको, उतना ही अच्छी तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसका एक क्वेश्चन सोल्व करता हूं, देखिएगा जो हमने पढ़ा है वो क्या कहता है। 3 coins are tossed together. 3 coins are tossed together. 3 coins are tossed together. 3 सिक्के एक साथ छोड़ दे, 3 सिक्के एक साथ छोड़ दें, या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करके और तीनों टॉस का जो रिजल्टेंट है उसको एक इवेंट कहा जाए। दोनों बातें एक ही है, ठीक है ना। या तो आप 3 सिक्के एक साथ टॉस कर दो, या फिर एक सिक्के को 3 बार टॉस करो और तीनों बार जो आउटकम आती हैं उसका कॉम्बिनेशन को एक इवेंट कहो, वो एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब 3 coins are tossed together, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें अलग अलग पार्ट है बेटा, देखना। पहला पार्ट क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 heads। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 head। जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? एग्जैक्टली 2 head, एटमोस्ट 2 head। ये जो वर्ड है ना, इनका भी हमने ध्यान रखना है, एटमोस्ट 2 heads। ठीक है, थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 1 head and 1 tail, एटलीस्ट 1 head and 1 tail। और जो फोर्थ पार्ट है वो है बेटा नो टेल्स। देखो, अब आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूं क्वेश्चन को। एक बात को आपने ध्यान से देखना है, जब आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हो तो जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसको आपने इवेंट का नाम देना है, उसके बाद ही आप डायरेक्ट उसको सिंबल के रूप में यूज कर सकते हो। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। देखिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। 3 coins are tossed together, 3 सिक्के एक साथ टॉस किए गए। तो पहले तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसका क्या लिखो? सैंपल स्पेस, मतलब इसकी आउटकम जो भी हो सकती हैं उनका कॉम्बिनेशन। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है? 3 कॉइन को टॉस किया गया है, तो इसकी आउटकम्स क्या आएंगी? तीनों हेड, 2 head 1 tail। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना सीखना है। उसके बाद 1 tail 2 head, फिर मैं क्या लिखूंगा? 3 tails, फिर 2 tails, लास्ट हेड, फर्स्ट टेल, सेकेंड हेड, थर्ड टेल, फर्स्ट हेड, बाकी दोनों टेल।
ये 8 आउटकम्स आएंगी, इनके कम्बिनेशन के कलेक्शन को मैं एस सेट का नाम देता हूँ। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। अब देखो एक एक पार्ट करते हैं हम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करा रहा है पहले पार्ट में? एग्जैक्टली 2 हेड की। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है उसको इवेंट का नाम देना है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ, लेट मैं मान लेता हूं कि ए मेरा क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। यही बोला था ना उसने, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं मान लेता हूं ए क्या इवेंट है? एग्जैक्टली 2 हेड ऑब्टेन करने का इवेंट ए है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए? अब लिख सकते हो आप। लेकिन जब आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सिंबल लिखते हो तो पहले आपने उस इवेंट को डिस्कस करना है कि यहां जो प्रोबेबिलिटी में इवेंट है इसकी क्या डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस था ना उसमें उन नंबर ऑफ इवेंट्स की काउंटिंग करिए जो आपके इवेंट के फेवर में है। मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू द इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब बताओ, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख रहे हैं ना, तो ए के फेवर में यहां जो आपके पास सैंपल स्पेस है ना आपके एक्सपेरिमेंट का, इनमें से कौन कौन ए के फेवर में है। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट टू द इवेंट ए। ए इवेंट के फेवर में आपके एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस आपने लिखा है उसमें कौन कौन है। ए इवेंट क्या है आपका? एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब फिक्स 2 हेड ही होने चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 हेड वाले कौन कौन से केसेज है? 1 2 3 और कोई भी है बेटा एग्जैक्टली 2 हेड का? नहीं। कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए लिखूंगा तो मेरे एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने इवेंट मेरे ए को फेवर करते हैं? 1 2 3 और टोटल हैं कितने एक्सपेरिमेंट में? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड कितना जाएगा? 3/8। सेकेंड पार्ट क्या है? एटमोस्ट 2 हेड। आप इसको पहले इवेंट का नाम दो कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। ठीक है ना, तो एटमोस्ट 2 हेड ऑब्टेन्ड करने को मैंने इवेंट बी का नाम दिया है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम एक भी ना हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब 2 से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए। वो छोड़ दो जिसमें 2 से ज़्यादा हेड है, 2 से ज़्यादा हेड इसी में है, बाकी किसी में 2 से ज़्यादा हेड नहीं है। तो कितने आ गए? फेवरेबल 7 और टोटल कितने हैं? 8। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 हेड होने चाहिए। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में, इनमें से वो केस छोड़ दो जिसमें 2 से ज़्यादा हेड है। ठीक है, अब उसके बाद एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, तो हम उसको सी इवेंट का नाम देंगे। लेट सी बी द इवेंट ऑफ, let C be the event of getting at least 1 head and 1 tail, at least 1 head and 1 tail। C मैंने किस इवेंट को बोला है? कम से कम एक हेड और एक टेल ऑब्टेन करने को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड और एक टेल, मतलब एक से ज़्यादा हेड और एक से ज़्यादा टेल भी हो सकते हैं। कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए। ये केस नहीं आएगा क्योंकि इसमें कम से कम एक हेड और एक टेल तो होना ही चाहिए। ये आ जाएगा 1 2 3, ये नहीं आएगा 4 5 एंड 6। कितना आ जाएंगे बेटा इसके फेवर में? 6 आ जाएंगे। किस में से? टोटल 8 में से। कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड और टेल भी होना चाहिए। तो इसमें हेड है टेल नहीं है, इसमें टेल है हेड नहीं है, ये छूट जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। तो लेट कैपिटल डी बी द इवेंट, let capital D be the event of getting no tails। कोई भी टेल ना आने को मैं इवेंट कैपिटल डी इवेंट का नाम देता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैपिटल डी इवेंट? कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो बताओ इन एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट है उसमें से कौन सा इवेंट जो इसके फेवर में है जिसमें कोई भी टेल ना हो? कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो आपके पास देखो इसमें कोई टेल नहीं है, बाकी सभी के अंदर टेल है, तो 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बताते हैं हर इंडिविजुअल इवेंट की। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट। इसी तरीके से आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी।
समझ गए। अब आपका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके अंदर कॉइन के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं, चाहे वो फर्स्ट एक्सरसाइज में हो चाहे सेकंड एक्सरसाइज में, अपनी बुकलेट के अंदर।